Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture, third lecture of the work and energy. और पिछले दो लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं. सो बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. अब हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी. और अगेन जिस तरीके से आपने वर्क वर्ड को डेली लाइफ में बहुत यूज़ किया है, इन द सिमिलर वे एनर्जी वर्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, है ना. एनर्जी वर्ड भी जो है बहुत फ्रीक्वेंटली हम रोज़ ही यूज़ करते होंगे शायद एनर्जी वर्ड. तो एनर्जी एंड वर्क बोथ आर द वर्ड्स विच वी हैव ऑलरेडी हर्ड, बट व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड वो थोड़ा सा डिफर करता है, जैसे कि हमने वर्क के केस में देखा. अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये भी कुछ उसी तरह का है, बट आप जो स्टैंडर्ड लाइन जो मैं एनर्जी के बारे में बोल सकती हूँ वो क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, और ये हमको समझ में आता है. अगर हमारे अंदर कुछ काम करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इसका मतलब वी हैव सम एनर्जी. अगर हम कोई काम नहीं कर सकते इट मीन्स हमारे पास एनर्जी नहीं है. वी डोंट हैव एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी टू डू सम वर्क. सो बेसिकली अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर कोई बंदा या कोई मशीन या कोई भी चीज़ इफ़ इट कैन डू सम वर्क इट मीन्स उसके पास एनर्जी है. और अगर किसी के पास एनर्जी है मतलब वो कुछ काम कर सकता है या कर सकती है, राइट. सो अब इसकी डेफिनेशंस के बारे में, टाइप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे. ऑल द लिविंग बींग्स, सबको एनर्जी की ज़रूरत है. जैसे सबको जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती है, और काम करने के लिए मतलब वर्क करने के लिए, फॉर वर्क टू बी डन यू नीड सम एनर्जी. इट मीन्स if you need to do some work because you are a living being, you need to do some work, and if you need to do some work it means you need some energy. सिमिलरली अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन बनाई ही गई है कि उनसे कुछ काम लिया जाए. इफ़ दे आर डूइंग सम वर्क इट मीन्स उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है. सो बेसिकली लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कुछ ना कुछ एनर्जी सब में होती है. अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल. ये सोच के देखो, अगर दुनिया में एनर्जी ना होती तो क्या हम सर्वाइव कर पाते? नो, नॉट एट ऑल. अगर एनर्जी ना होती तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते. अगर हम कुछ काम नहीं कर पाते तो हम सर्वाइव कैसे करते? ठीक है, अगर कोई इंसान जो पूरे टाइम बैठा रहता है, ही जस्ट कीप्स ऑन ईटिंग एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, तो वो भी इट इज़ ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ. तो आपको वर्क करने की भी ज़रूरत है. यू नीड एनर्जी टू डू सम वर्क. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब जो एनर्जी हमारे आसपास है वो किस किस तरह की, क्या आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत इस बारे में? तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, और एक एक करके विल टॉक अबाउट दैट, नॉट इन डिटेल, बस थोड़ा थोड़ा. जैसे कि अभी जो एकदम पास में मुझे एग्जाम्पल दिख रहा है वो है लाइट एनर्जी. और दूसरा सबसे पहला तो है मैकेनिकल एनर्जी, जिसके बारे में अभी हम क्लास 9th जो है इसमें हम पढ़ेंगे भी मैकेनिकल एनर्जी. इसमें भी दो टाइप की आती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. आप लिख सकते हो जो टाइप्स ऑफ या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? आप पहला लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी पहला. अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जैसे ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो मोशन में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी कुछ पोजीशन है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ एक्सेलरेशन है. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम मैकेनिकल टर्म कहते हैं. ये जो फोर्स है, जो वेलोसिटी है, मोशन है, इनको हम बोलते हैं मैकेनिकल चीज़ें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये होती है एनर्जी. इसमें दो टाइप की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन. अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड दिस इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन. अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये जो मोशन और पोजीशन, मोशन एंड पोजीशन दोनों जो चीज़ें हैं ये चीज़ें क्या हैं? मैकेनिकल. ये क्या है? मैकेनिकल चीज़ें. इसलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी. इसके अलावा और क्या क्या एनर्जी है हमारे आसपास? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है? लाइट एनर्जी.
क्या है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब ये जो प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से जो एनर्जी, लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी रहती है वो क्या है, लाइट एनर्जी। जैसे सन से हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइट एनर्जी। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स, अभी अगर हम हमारे आसपास देखें तो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन। सन से हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, हीट एनर्जी भी मिलती है। तीसरा फॉर्म आप लिख सकते हो हीट एनर्जी। हीट मतलब, हीट एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, या फिर यहाँ जस्ट लिख लो ड्यू टू टेम्परेचर। एनर्जी जो टेम्परेचर की वजह से, जैसे क्या होता है ठंडी के दिनों में हमको जब बहुत ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, हीटर ऑन करते हैं और वहाँ से हम लोग हीट लेते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हीट के फॉर्म में हम एनर्जी ले रहे होते हैं, एनर्जी ड्यू टू लाइट। ठीक है, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली अभी आपने पढ़ा तो नहीं है, बट आप 10th में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ये जो सर्किट बनते हैं ना, ये जो हम कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, वो जो वायर जोड़ करके फिर उसमें बैटरी लगा करके उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी अभी आपने शायद नहीं पढ़ा है, तो चलो ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो 5th है हमारे पास वो क्या है, साउंड एनर्जी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं क्या, यस, ये सब भी एनर्जी के फॉर्म होते हैं। साउंड एनर्जी ड्यू टू साउंड। ठीक है, और शायद कुछ मिस हुआ है क्या, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट को हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी। नेक्स्ट न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी। क्या होता है कि जैसे जो आपने सुने होंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा, यहाँ पे क्या हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब छोड़े गए थे। और एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो आपने सुन ही रखा है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, वो जब ब्रेक होते हैं तब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे यूरेनियम आपने सुन रखा होगा, यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहिए, एलिमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस फूटते हैं या फिर छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, दोनों ही केस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से जो एनर्जी बनती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और जब भी आप कोई भी जब काम कर रहे होते हैं, वॉट एग्जैक्टली वी डू, हम क्या करते हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी एनर्जी और डिस्ट्रॉइंग एनी एनर्जी। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम एनर्जी को क्रिएट कर सकें, ज़ीरो से कुछ एनर्जी बना सकें, ज़ीरो एनर्जी से कुछ एनर्जी बना सकें, वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने हीट एनर्जी से साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दिया, वहाँ से लाइट बन गई, इलेक्ट्रिसिटी दिया, वहाँ से हीट बन गई हीटर में, इलेक्ट्रिसिटी दिया, वहाँ से साउंड जनरेट हो गया। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी वेज कि हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते एनर्जी को या क्रिएट नहीं कर सकते एनर्जी को। इसका लॉ भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी तो वैसे मैंने आपको ऐसे बेसिक बताया। तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। अगेन आपके सिलेबस में बस इनके नेम्स हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे नाम हैं एनर्जीज़ के, एनर्जी के फॉर्म के, बट आपके सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं। बाकी इस पे जैसे ये वाला जो टॉपिक है, इसको आप फिर से 11th में एज अ वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट एनर्जी के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है, लाइट। उसके बाद हीट एनर्जी के लिए पूरी ब्रांच है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पूरा ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। साउंड एनर्जी के लिए पूरा टॉपिक है, साउंड वेव्स। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पूरा मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर है। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो एनर्जीज़ हैं, इनको आप डिटेल में एक एक चैप्टर, एक एक ब्रांच होंगी, उस ब्रांच में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर्स होंगे, उसमें आप डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। अभी जस्ट नाम पढ़ लिया, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, सो अब हम वापस आते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पहले हम समझें कि ये मैकेनिकल एनर्जी है क्या। मैंने क्या कहा, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फोकस ऑन काइनेटिक एनर्जी। आई विल इरेज दिस। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी काइनेटिक एनर्जी। उससे भी पहले काइनेटिक एनर्जी आपके
दिमाग में बैठे उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। आपके एनसीईआरटी बुक में जो जेएनवी वाले बच्चे होंगे या जो भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई कर रहे होंगे, इन देयर बुक सम एक्टिविटीज़ आर गिवन, और मैं सेम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 3 आपको बॉल लेना है। ठीक है, अब वो आयरन के हो सकते हैं, एक थोड़ा सा कम हैवी, दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा हैवी, तीसरा थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी। ठीक है, और उसके बाद हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ओके, बिफोर दैट मैंने आपको क्या बताया, बिफोर दैट एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। इट मीन्स if we have energy, it means we can do some work। ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क कर सकते हैं। या फिर if we are able to do some work, it means we have energy। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गई बात कि कैपेसिटी टू डू वर्क, अगर काम कर सकते हैं तो हमारे पास एनर्जी है। अगर हमारे पास एनर्जी है इसका मतलब हम काम कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब देखो, अगर आपने 3 जो मैंने कहा बॉल लो, एक थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा हैवी और फिर थोड़ा और हैवी, तो जैसे 1/2 kg, 1 kg, 2 kg लाइक दैट, या फिर 1/4 मतलब 250 ग्राम और 500 ग्राम और 1 किलोग्राम, इस तरीके से ले लो। और क्या करो, एक सैंड का या मिट्टी, गीली मिट्टी, कीचड़ वाली जो मिट्टी रहती है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, सेम हाइट से तीनों ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉप करना है। सेम हाइट से तीनों ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉप करना है। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ग्रेविटेशन वाले में कि अगर किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करो तो जब वो नीचे जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। कितनी, √2gh। h हाइट से अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, √2gh। इसका मतलब तीनों जब उस सैंड के पास या फिर वो मिट्टी के पास, गीली मिट्टी के पास पहुंचेंगे तो उनके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी। अब सोच के देखो, करके देखना, आप जब उनको ड्रॉप करोगे तो तीनों नीचे जाकर के गड्ढा बना देंगे। दे विल गो डीप इनसाइड दी मड। ठीक है, वो होना चाहिए कि अंदर जाए, एकदम स्टिफ रहेगा, एकदम धरती जो है वो कड़ी रहेगी तो नहीं जा पाएगा। आपको थोड़ा स्टिफ बनाना है ताकि वो डीप इनसाइड उसमें जा सके। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो तीनों के तीनों जो है, हो सकता है आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट वेट वाला था वो थोड़ा कम गड्ढा बनाएगा, थोड़ा कम डीप में जाएगा, लेस डीपर। उससे ज़्यादा वेट वाला जो होगा, जो हैवियर होगा, दैट विल गो इवन डीपर देन दी फर्स्ट वन। और जो सबसे ज़्यादा हैवी था, हैवीएस्ट जो था, वो और ज़्यादा डीप में जाएगा। अब दोनों तो सेम हाइट से रिलीज हुए थे, नीचे भी गए तो तीनों की सेम वेलोसिटी थी, तीनों सेम हाइट से गए, नीचे तीनों की वेलोसिटी सेम थी। एक ने कम गड्ढा किया, एक ने ज़्यादा गड्ढा किया, तीसरे ने और ज़्यादा गड्ढा किया। वाई इट इज़ सो। तो यहाँ पे आता है काइनेटिक एनर्जी का रोल। अभी हम बात करेंगे, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। तो बेसिकली तीनों सेम हाइट से रिलीज हुए, लेकिन एक ने कम गड्ढा किया, इसका मतलब उसने वहाँ कम वर्क किया। बेसिकली जो ड्रॉप हो रहे हैं जब ये वेट्स, वो क्या कर रहे हैं, उस मड पे वर्क कर रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है, वो जो मड था वो डिस्प्लेस हो गया ना, उस मड पे वो वर्क कर रहे हैं। एक ने कम वर्क किया, दूसरे ने थोड़ा ज़्यादा वर्क किया, तीसरे ने और ज़्यादा वर्क किया। इसका मतलब इसके पास कम एनर्जी है, इसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास और ज़्यादा एनर्जी है। क्लियर है ये चीज़। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा, आपके बुक में एक इस तरीके से सेटअप दिया है कि यहाँ पे आपने एक स्टॉपर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ट्रॉली रखी और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रख दिया। क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे पुली वगैरह लगा करके आपने क्या किया, इस ट्रॉली पे ऐसे बांधा धागा, और यहाँ पे एक पैन में आपने रख दिया एक वेट। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपने वेट रख दिया। ठीक, पहले आपने जस्ट खाली पैन ऐसे रखा, उसके बाद फिर आपने क्या किया, इस पे एक वेट को रखा। जैसे आप वेट को यहाँ रखोगे तो सीधी सी बात है, ये इस ट्रॉली को खींच के ये नीचे जाएगा और ये इस ट्रॉली को खींच के इधर लेकर के आएगा। ये ट्रॉली टकराएगी इस वुडन ब्लॉक से। करके देखना, टेबल पे क्या लगाना है आपको, टेबल पे आपको लगाना है एक ट्रॉली रखना है ना, एक कुछ टॉय कार रख लो, घर में बच्चे होंगे तो टॉय कार वगैरह होगी। ठीक है, और उसको कुछ आपने स्पीड दी तो ये इस पे जाके हिट करेगा। यहाँ पे हमने कुछ मास रखा तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा तो ये इसको इधर खींचेगा, जब ये इधर आएगा तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको धक्का देगा कि नहीं देगा,
इसको इधर धक्का दिया, ये कुछ डिस्प्लेस हो गया एस से, और फिर इनके बीच में जब दोनों ऐसे टकराएंगे तो एक जो वुडन ब्लॉक है वो उधर चला जाएगा, ट्रॉली पीछे आ जाएगी। तो ट्रॉली नीचे ना गिरे इसलिए हमने यहाँ एक स्टॉपर लगा दिया। अब उसके बाद क्या है कि इस केस में मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ S1। अब हमने पहले लेट्स से कुछ छोटा मास रखा था, अब हमने यहाँ पे और ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी वेट हमने रखा, तब क्या होगा, तब शायद ये और स्पीड से आएगा, क्या ये और स्पीड से नीचे जाएगा, ये और स्पीड से इधर आएगा, और स्पीड से इसको धक्का देगा, और ज़ोर से धक्का देगा, और उस केस में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा हो S2। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि व्हेन यू इंक्रीज द मास हियर, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो ज़्यादा डिस्प्लेस होता है, ये जो ब्लॉक है ये ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब इस पे यहाँ पे आपने मास रखा तो ये नीचे गया, इसने क्या किया, इसको वेलोसिटी दिया, ये नीचे गया तो इसने इसको भी खींचा, इसके पास आ गई वेलोसिटी, इसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी। अब इसके पास वेलोसिटी आ गई तो जब ये इधर आया, ये जब ट्रॉली इस तरफ आई, इसने क्या किया, इसने इसको दिया धक्का। इसका मतलब इस चलती हुई ट्रॉली ने इसको दिया धक्का। अगर ये ट्रॉली के पास वेलोसिटी ना होती, अगर इस ट्रॉली के पास वेलोसिटी ना होती तो क्या ये इसको धक्का दे पाती? नो। आप क्या होता है, आपको जब किसी चीज़ को पुश करना होता है तो कई बार हम दौड़ के आते हैं और उसको पुश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसके पास वेलोसिटी ना होती तो ये इसको धक्का नहीं दे पाती। इसकी वेलोसिटी फर्स्ट केस में कम थी क्योंकि यहाँ पे छोटा मास था, तो वेलोसिटी थी लेस, वेलोसिटी कम थी तो इसके पास भी वेलोसिटी कम आई, तो उस केस में इसने इस पे धक्का कम लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। क्लियर है ये चीज़? तो पहले केस में मान लो इस ट्रॉली ने इस पे कुछ वर्क किया, भाई इस ट्रॉली ने इस पे लगाया फोर्स और इसको किया डिस्प्लेस, इसका मतलब इस ट्रॉली ने कुछ इस पे वर्क किया, इस ट्रॉली ने इस पे कुछ ना कुछ वर्क किया। दूसरे केस में अगेन इसने इस पे कुछ ना कुछ वर्क किया, क्योंकि सेकेंड केस में भी इसने क्या है, हायर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया और थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि जब इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी थी, तो ज़्यादा वर्क डन कर पाए, इसके पास जब कम वेलोसिटी थी तो कम वर्क डन कर पाए। इसका मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो उसकी वेलोसिटी की वजह से है, पक्का उसकी वेलोसिटी की वजह से कुछ ना कुछ इसमें क्या है, इसमें जो एनर्जी है वो वेलोसिटी की वजह से भी है। दूसरी चीज़, पहला वाला जो ऑप्शन था, पहला वाला जो एक्टिविटी था, उसमें तीनों जो ऑब्जेक्ट थे वो सेम हाइट से रिलीज हुए थे। तीनों जब नीचे पहुँचे तो तीनों की जो वेलोसिटी थी वो √2gh थी। तीनों ऑब्जेक्ट जो नीचे पहुँचे जिन्होंने गड्ढा किया, ठीक है, वो तीनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट पे कैसी थी, वेलोसिटी वॉज सेम, लेकिन एक ने कम गड्ढा किया, एक ने ज़्यादा गड्ढा किया, एक ने और ज़्यादा गड्ढा किया। इस केस में क्या था, m1, इस केस में था m2 और इस केस में था m3। हमें पता है कि हमने मास जो लिए थे वो इधर से इधर बढ़ रहे थे, ये मास बहुत ज़्यादा था, ये थोड़ा कम था, ये और कम था। इसका मतलब अगर वेलोसिटी सेम हो तो भी एनर्जी इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा पक्का मास पे। तो एनर्जी जो है वो मास पे भी डिपेंड कर रही है। और इस केस में हमने देख लिया कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, वो ये तो वही है ना, इसका मास थोड़े ना चेंज हो रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो भी उसकी एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर है ये चीज़? तो इसके पास जो एनर्जी है वो हमें इस एक्टिविटी से पता चला कि वेलोसिटी अगर हम बदलते हैं तो एनर्जी या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क, अगर हम वेलोसिटी बदलते हैं तो कैपेसिटी टू डू वर्क बढ़ जाता है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ जाता है। अगर हम लोग वेलोसिटी सेम रखते हैं, मास को बढ़ाते हैं, तो भी कैपेसिटी टू डू वर्क बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी, इस ऑब्जेक्ट ने इस पे वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी, है ना, इस ऑब्जेक्ट ने इस पे वर्क किया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट ने, बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट ने या इस ट्रॉली ने इस पे वर्क किया, इसका मतलब उसके पास एनर्जी थी तभी तो वर्क कर पाए ना। इस ऑब्जेक्ट ने इस पे क्या किया, वर्क किया, इसका मतलब इसके पास एनर्जी थी, और जब इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी दी गई तो इसने ज़्यादा वर्क किया, इसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कैपेसिटी टू डू वर्क। दूसरी चीज़, इस ऑब्जेक्ट पे, अभी अब इसको भूल जाओ, इस ऑब्जेक्ट पे किसी ने वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट पे इसने
फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट कराया। जब फोर्स लगा रहे हैं तो पक्का एक्सेलरेशन होगा, जब फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाया इस पे, मतलब बेसिकली इसने जब फोर्स लगाया तो इस पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ। और यहाँ पे आप देखो कि जब फोर्स लगेगा तो भाई वेलोसिटी भी तो आएगी ना। ये ब्लॉक ए है, मान लो ए ब्लॉक पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। वर्क कौन कर रहा है, ए ब्लॉक पे वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। इसका अब यहाँ पे क्या है, वर्क हो रहा है मतलब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। अब जब फोर्स है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन तो होगा ही ना। क्लियर है ये चीज़। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जब इस पे वर्क हुआ तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे अगर आप एक ब्लॉक रख दो, फिर से ब्लॉक बी, यहाँ पे अगर आप एक ब्लॉक रख दो बी, तो ये जब इसमें वेलोसिटी आ जाएगी और ये फिर अगर अपनी जो भी वेलोसिटी आई उसमें, उस वेलोसिटी से चलते हुए जब इसके पास जाएगा तो वो इसको धक्का देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए में भी कैपेसिटी टू डू वर्क आ गया। ए ऑल्सो हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। यहाँ पे आप लिख सकते हो नाउ ए ऑल्सो हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जब ट्रॉली ने इस पे वर्क किया तो इसमें एनर्जी थी, इसलिए इसने वर्क किया इस पे। और जब इस पे वर्क हुआ तो इसमें भी वेलोसिटी आ गई, और जब इसमें वेलोसिटी आ गई तो ये भी इस पे बी पे वर्क करने के लायक हो गया। नाउ दिस ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क ऑन बी। इसका मतलब अगर ए में वर्क करने की कैपेबिलिटी आ गई, अगर ए में वर्क करने की कैपेबिलिटी आ गई, इसका मतलब ए के पास भी एनर्जी आ गई। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए के पास वेलोसिटी भी आई है, क्योंकि फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम के लिए फोर्स लगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी। फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब जब इसने इस पे काम किया तो इसके पास एनर्जी थी, इसलिए इसने इस पे काम किया, फर्स्ट थिंग। और जब इस पे कुछ काम हुआ, जब ए पे कुछ काम हुआ, व्हेन देयर इज सम वर्क डन ऑन ए, तो ए हैज़ गेन्ड सम एनर्जी। ए के पास कुछ एनर्जी आ गई, क्योंकि ये उस वेलोसिटी से चलते हुए जब इधर आएगा तो इसको धक्का देगा। इसका मतलब ये इस पे वर्क करेगा, धक्का देगा मतलब फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा। तो इट मीन्स ए हैज़ ऑल्सो कैपेसिटी टू डू वर्क नाउ। इट मीन्स ए हैज़ ऑल्सो गेन्ड सम एनर्जी। तो अब आप यहाँ से दो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, दो कंक्लूजन ये लिख सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, एन ऑब्जेक्ट possessing, मतलब उसके पास अगर कुछ एनर्जी है, एन ऑब्जेक्ट possessing some energy can do some work। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट possessing more energy, एन ऑब्जेक्ट possessing more energy can do more work। जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा वो वर्क कर सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि when some work is done on an object, when some work is done on an object, ये जो बादल गरज रहे हैं, it is very disturbing। when some work is done on an object, the object gains some energy। ठीक है, सिमिलरली आप लिख सकते हो when more work is done on an object, when more work is done on an object, the object gains more energy, the object gains more energy। क्लियर है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे का डिस्प्लेसमेंट कराया, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने इस पे वर्क किया। पिछले जो केसेस हैं हमने बात की थी कि वर्क डन बाय अ फोर्स, लेकिन फोर्स कोई ऐसी बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो नहीं लगेगा ना, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आकर के फोर्स लगाएगा। जैसे यहाँ पे इसने फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो इसने जो फोर्स लगाया था उसका वर्क डन कितना है, W1। तो बेसिकली फोर्स लगाया किसने, इसने लगाया ना, तो वर्क डन बाय द फोर्स कह सकते हो या वर्क डन बाय द ट्रॉली कह सकते हो, क्योंकि ट्रॉली ही तो फोर्स लगा रही है।
तो वर्क डन बाय द ट्रॉली ऑन ए वॉज W1। उस केस में क्या हुआ, ए पे जब वर्क हुआ तो ए में कुछ वेलोसिटी आई, उसमें भी कैपेबिलिटी आ गई कि वो इसको जाकर के धक्का मार सके। इट मीन्स जब ए पे वर्क हुआ तो ए में कैपेबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क आ गया। इसका मतलब कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है तो उसमें एनर्जी आ जाती है। ठीक है, कहाँ पे लिखा हमने ये, व्हेन सम वर्क सम और मोर वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट गेन्स सम और मोर एनर्जी। यहाँ पे जब मोर, यहाँ पे मोर, यहाँ पे जब सम, यहाँ पे सम। क्लियर है ये चीज़। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट पोजेसिंग सम एनर्जी कैन डू सम वर्क। इसके पास एनर्जी थी तो इसने इस पे काम किया, या फिर आप बोल सकते हो कि इसने इस पे काम किया, इसका मतलब इसके पास एनर्जी थी। तो आप यहाँ पे इसको फोर्थ पॉइंट बना लो, थर्ड पॉइंट ये लिख लो। थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच कैन डू सम वर्क possesses सम एनर्जी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर काम कर सकता है इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। सो दीज आर दी ऑब्जर्वेशन। बाकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने उतना डिटेल में अभी नहीं देखा है, बस आपने ये देख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अभी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसके पास कैपेसिटी टू डू वर्क है। ठीक है, और एनर्जी कोई भी टाइप की एनर्जी हो वो कैपेसिटी टू डू वर्क कहलाएगा। लेकिन एनर्जी विच इज़ ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, जैसे यहाँ पे इसके मोशन की वजह से एनर्जी है। यहाँ पे जो हमने 3 केसेस देखे थे वो मोशन की वजह से एनर्जी, उनके पास कुछ वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट्स के पास, इसलिए वहाँ पे एनर्जी है। तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। ये दोनों चीज़ हमने देख ली है। अब हम अगली क्लास में इक्वेशन डिराइव करेंगे कि बेसिकली इक्वेशन क्या आता है काइनेटिक एनर्जी का। सो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और वैसे तो अभी हम लोग 2 सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने इतना सा पढ़ा है। ठीक है, उसका हमने किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो देख लिया है, और वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लिया है। बाकी एक और चीज़ ये है कि जितना किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क होगा उतनी उसमें एनर्जी आएगी, जितना वर्क होगा उतनी उसमें एनर्जी आएगी। या फिर जिस ऑब्जेक्ट के पास, क्या मैंने बोला, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी आएगी। ठीक है, या फिर जितनी एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास उतना ही वो वर्क कर सकता है। सो जो एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, इस लिस्ट में नहीं, एक अलग से पॉइंट आप लिख सकते हो कि वर्क और जो एनर्जी है वो लगभग सेम चीज़ें हैं। ठीक है, और इनकी यूनिट्स भी क्या होती हैं, यूनिट्स आर ऑल्सो सेम। दोनों की यूनिट्स होगी जूल। एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल और वर्क की भी यूनिट होती है जूल। बाकी डिटेल में थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। बिकॉज ऑफ हैवी रेन मुझे लग रहा है कि वॉइस थोड़ी सी जो है वो बैकग्राउंड में इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब। बाकी आई विल सी इट। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।